Namaskar and welcome to channel The Jatin Podcast, your next gen CEO. And today we are going to discuss Beyond Automation, how AI empowers healthcare CEOs to redefine patient experience. आज का टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट है, खासकर हेल्थ केयर स्पेस के लीडर्स के लिए। एआई की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ज्यादातर कॉन्वर्सेशंस बस एफिशिएंसी, कॉस्ट कटिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को ऑटोमेट करने पर ही अटक जाते हैं। एब्सोल्युटली। और हमारे आज के सोर्सेज बताते हैं कि ये एक बहुत ही लिमिटेड व्यू है। असली गेम पुराने सिस्टम को सिर्फ तेज बनाने का नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नया सिस्टम बनाने का है। सही बात है। आज हम इस पर बात करेंगे कि एआई सिर्फ काम करने का टूल नहीं, बल्कि सोचने का पार्टनर कैसे बन रहा है। तो हमारे लिसनर्स जो सीईओज हैं, उनके लिए बड़ा सवाल यह है, क्या वो एआई को सिर्फ बैक ऑफिस ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वो इसे पूरे पेशेंट एक्सपीरियंस को रीडिफाइन करने के लिए लेवरेज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और यहीं से हमारा पहला बड़ा आइडिया आता है, द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। हेल्थ केयर सीईओज की भूमिका में आप कह सकते हैं एक साइज्मिक शिफ्ट आ रहा है। अच्छा। हाँ, अब फोकस वॉल्यूम से वैल्यू पे जा रहा है। वी आर फर्मली इन द वैल्यू बेस्ड केयर एरा। चलिए इस टर्म को थोड़ा और समझते हैं। वैल्यू बेस्ड केयर, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर डे टू डे ऑपरेशंस में इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। जो पुराना मॉडल था फी फॉर सर्विस, वो ऐसा था जैसे आप किसी कार मैकेनिक को हर घंटे के हिसाब से पे कर रहे हैं, चाहे कार ठीक हुई हो या नहीं। ओके। वैल्यू बेस्ड केयर कहता है, मैं तुम्हें तब पे करूंगा जब मेरी कार ठीक हो जाएगी और स्मूथली चलेगी। हेल्थ केयर में इसका मतलब है कि हॉस्पिटल्स को सक्सेसफुल पेशेंट आउटकम्स के लिए रिवॉर्ड किया जाता है, न कि सिर्फ किए गए टेस्ट्स और प्रोसीजर्स के नंबर के लिए। समझ गया। सो आउटकम्स ओवर वॉल्यूम। पर इसमें एआई का रोल कहाँ आता है? एआई ही वो इंजन है जो इस बदलाव को चला रहा है। वैल्यू बेस्ड केयर में सफल होने के लिए आपको पेशेंट जर्नी के हर टच पॉइंट को ऑप्टिमाइज करना होगा। और एआई वही करता है? हाँ, जैसे एआई पावर्ड स्केड्यूलिंग और ऑटोमेटेड ट्रांसपेरेंट बिलिंग पेशेंट जर्नी से फ्रिक्शन को हटाते हैं। जब एक मरीज को लगता है कि सिस्टम उन्हें जानता है, उनकी हिस्ट्री को समझता है, तो एक डीप सेंस ऑफ लॉयल्टी बिल्ड होती है। और वो लॉयल्टी सीधे सीधे बॉटम लाइन में ट्रांसलेट होती है। मैं यहाँ एक स्टडी देख रहा हूँ, इसके अनुसार जो सीईओज वैल्यू क्रिएशन के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं, वो पेशेंट रिटेंशन में 10 से 15% की बढ़ोतरी देखते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, एवरेज हॉस्पिटल स्टे भी 12% तक कम हो जाता है। तो आरओआई तो मैसिव है। और ये सिर्फ मौजूदा मरीजों को बनाए रखने से कहीं आगे की बात है। एआई अब ग्रोथ के लिए एक स्ट्रेटेजिक कंपस बनता जा रहा है। पहले लीडर्स क्या करते थे, वो तिमाही फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जैसे लैगिंग इंडिकेटर्स पर रिलाई करते थे। मतलब रियर व्यू मिरर में देखकर गाड़ी चलाने जैसा था। बिल्कुल। तो अब विंडशील्ड क्या है? अब वो क्या देख रहे हैं? ग्रेट क्वेश्चन। यहीं पर एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस डैशबोर्ड्स का रोल आता है। ये कोई सिंपल स्प्रेडशीट्स नहीं है। ये रियल टाइम में मार्केट ट्रेंड्स, क्लिनिकल आउटकम्स और यहाँ तक कि सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, मतलब मरीज की सामाजिक और आर्थिक स्थितियां, इन सब को सिंथेसाइज करके एक सिंगल क्लियर पिक्चर देते हैं। ओके, ये तो काफी पावरफुल लगता है। कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकती हैं? एक सीईओ इसे कैसे इस्तेमाल करेगा? ऑफ कोर्स। मान लीजिए एक हॉस्पिटल नेटवर्क एक्सपैंड करना चाहता है। पुराना तरीका था मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स देखना। अब प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का इस्तेमाल करके डैशबोर्ड ये बता सकता है कि किस इलाके में अगले 5 सालों में डायबिटीज के मरीज बढ़ने की संभावना है। वाओ! तो आप एक जेनेरिक क्लिनिक खोलने के बजाय सीधे एक स्पेशलाइज्ड डायबिटीज केयर सेंटर वहीं खोल सकते हैं जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एग्जैक्टली। या जैसे आप एक मौसमी फ्लू के बढ़ने का अनुमान लगाकर पहले से ही स्टाफिंग लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। इससे स्टाफ का बर्नआउट भी रुकता है और पेशेंट सेफ्टी भी बढ़ती है। हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डेटा ड्रिवन अप्रोच से पेशेंट सेंट्रिक इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने में 30% तक की तेजी आती है। फैसिनेटिंग बात यह है कि ये सीईओ की भूमिका को ही बदल रहा है। वो अब सिर्फ टेक्नोलॉजी बायर्स नहीं है, उन्हें इनोवेशन ऑर्केस्ट्रेटर्स बनना होगा। और ये आसान नहीं है। इसके लिए चीफ एआई ऑफिसर जैसी नई भूमिकाएं बनानी पड़ती हैं और पुराने साइलोस को तोड़ना पड़ता है। पर पे ऑफ बहुत बड़ा है। जो ऑर्गेनाइजेशंस एआई को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं, वहां इंटरनल एआई ड्रिवन पायलट्स की सक्सेस रेट 2.5 गुना ज्यादा होती है।
तो पहला टेक अवे बिल्कुल साफ है। एआई सिर्फ एक आईटी प्रोजेक्ट नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक ग्रोथ, वैल्यू क्रिएशन और कंपेटिटिव एडवांटेज का एक कोर ड्राइवर है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई सीईओ के पर्सपेक्टिव से बात, पर इस स्ट्रैटेजी का असर उस इंसान पर कैसा दिखता है जिसके लिए ये सब किया जा रहा है, द पेशेंट। चलिए अब बोर्डरूम से हॉस्पिटल के बेड तक जूम इन करते हैं, और ये हमें सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर लाता है, द पर्सनलाइज्ड पेशेंट जर्नी। और एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है, पेशेंट एक्सपीरियंस तो किंग है। बिल्कुल। आज का कंज्यूमर, जो एक पेशेंट भी है, हर जगह पर्सनलाइजेशन एक्सपेक्ट करता है। नेटफ्लिक्स आपको बताता है कि कौन सी मूवी देखनी है, Amazon बताता है क्या खरीदना है। तो हेल्थ केयर में वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच क्यों चलेगा? सही बात है। एआई आखिरकार नेटफ्लिक्स ऑफ हेल्थ केयर को एक हकीकत बना रहा है। नेटफ्लिक्स ऑफ हेल्थ केयर, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर रियलिस्टिक होकर सोचें तो एक मरीज का सफर एक मूवी रिकमेंडेशन से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हाई स्टेक्स होता है ना। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। इसका मतलब हेल्थ केयर को ट्रिवियल बनाना नहीं है, इसका मतलब है सीमलेस, प्रिडिक्टिव और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के प्रिंसिपल्स को लागू करना। अच्छा। गोल है एंड टू एंड जर्नी ऑर्केस्ट्रेशन। मतलब जब मरीज डॉक्टर ढूंढता है, अपॉइंटमेंट बुक करता है, हॉस्पिटल में नेविगेट करता है और डिस्चार्ज के बाद फॉलो अप तक, हर कदम कनेक्टेड और इंट्यूटिव महसूस होना चाहिए। और इसका कोई टेंजिबल बेनिफिट? हाँ, जैसे सिर्फ स्मार्ट शेड्यूलिंग से ही वेटिंग टाइम 40% तक कम हो सकता है। 40%? ये तो पेशेंट सेटिस्फैक्शन में अपने आप में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। और डेटा भी यही कहता है, जो संस्थान इस नेटफ्लिक्स स्टाइल ऑर्केस्ट्रेशन को अपना रहे हैं, उनके नेट प्रोमोटर स्कोर यानी एनपीएस में 27% की वृद्धि देखी गई है। लेकिन पर्सनलाइजेशन सिर्फ कन्वीनियंट अपॉइंटमेंट से कहीं ज्यादा गहरी चीज है, राइट? सोर्सेज जेनेरिक से जिनोमिक मेडिसिन की एक बहुत बड़ी छलांग की बात करते हैं। यस, और यहीं पर ये सच में फ्यूचरिस्टिक हो जाता है। प्रिसिजन मेडिसिन अब रिसर्च लैब से मरीज के बेड तक पहुंच रही है। एआई मॉडल्स अब किसी मरीज के यूनिक जीनोमिक डेटा, उसकी मेडिकल हिस्ट्री और लाइफस्टाइल फैक्टर्स का विश्लेषण करके हाइपर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि एआई के साथ हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां कैंसर का इलाज सिर्फ इस तरह के कैंसर के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर मेरे कैंसर के लिए मेरे यूनिक जेनेटिक मेकअप के आधार पर डिजाइन किया जाएगा। हाँ, और ये सब कुछ बदल देता है। ये तो इनक्रेडिबल है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ऑन्कोलॉजी में है। एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स क्लिनिशियंस की ये पहचानने में मदद कर रहे हैं कि कौन सी इम्यूनोथेरेपी किसी मरीज के यूनिक जेनेटिक प्रोफाइल के लिए सबसे कारगर होगी। इससे मेडिसिन का वो दर्दनाक ट्रायल एंड एरर वाला तरीका काफी हद तक कम हो जाता है। और इसके नतीजे कैसे हैं? नतीजे चौंकाने वाले हैं। एक पायलट नेटवर्क ने ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट में 30% ज्यादा रिस्पॉन्स रेट देखा जब उन्होंने एआई गाइडेड जीनोमिक्स का इस्तेमाल किया। ये गेम चेंजर है। और बीमारी का इलाज करने से भी आगे एक और बड़ा बदलाव है, रिएक्टिव सिक केयर से प्रोएक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना। मतलब बीमारी होने का इंतजार करने के बजाय उसे होने से ही रोकना। प्रिसाइजली, एआई की प्रिडिक्टिव रिस्क स्कोरिंग, सेप्सिस या हॉस्पिटल में दोबारा भर्ती होने जैसी स्थितियों के लिए हाई रिस्क मरीजों की पहचान गंभीर लक्षण दिखने से बहुत पहले कर सकती है। अच्छा। और जब आप इसे वेरेबल्स के डेटा के साथ मिलाते हैं, तो सिस्टम मरीज के वाइटल्स में छोटे छोटे बदलावों पर भी केयर टीम को अलर्ट कर सकता है, जिससे मरीज के घर पर रहते हुए भी अर्ली इंटरवेंशन संभव हो जाता है। इसका कोई सबूत भी है? हाँ, एक स्टडी ने दिखाया कि एक हेल्थ सिस्टम ने एआई आधारित रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन का उपयोग करके सिर्फ 18 महीनों में रोकी जा सकने वाली हॉस्पिटल भर्तियों में 22% की कमी की। 22%? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका मतलब है हजारों मरीज जिन्हें दोबारा अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़े, हजारों परिवार जिन्हें वो स्ट्रेस नहीं झेलना पड़ा। इस नंबर का ह्यूमन इम्पैक्ट बहुत मैसिव है। और यहीं से हम एक आम गलतफहमी पर आते हैं, ये डर कि एआई हेल्थ केयर को ठंडा और इम्पर्सनल बना देगा, कि वो ह्यूमन टच को खत्म कर देगा। राइट। ये एआई एम्पैथी को बढ़ा रहा है वाली बात सुनने में थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव लगती है। हम तो यही सोचते हैं कि मशीनें इंसानियत को कम कर देती हैं। बिल्कुल, और यही इस पूरे डिस्कशन का सबसे सरप्राइजिंग पार्ट है। सोर्सेस का तर्क है कि एआई असल में इंसानियत को मेडिसिन में वापस लाने का सबसे बड़ा जरिया हो सकता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प टर्म इस्तेमाल होता है, पजामा टाइम। पजामा टाइम?
ये क्या है? पजामा टाइम वो अनऑफिशियल टर्म है जो डॉक्टर्स अपने काम के घंटों के बाद अक्सर घर पर अपने पजामे में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स में डेटा एंट्री करते हुए बिताते हैं। ये बर्नआउट का एक बहुत बड़ा कारण है। ओह, ओके। अब एक टेक्नोलॉजी की कल्पना कीजिए, एम्बिएंट क्लिनिकल इंटेलिजेंस। ये एक एआई है जो डॉक्टर मरीज के बातचीत को सुनकर अपने आप क्लिनिकल नोट्स बना लेता है, एकदम एक्यूरेट और तुरंत। तो डॉक्टर का ध्यान अब मरीज और कंप्यूटर स्क्रीन के बीच बंटा नहीं रहेगा। वो सच में मरीज की आंखों में देख सकते हैं, सुन सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो एक पावरफुल आइडिया है। ये एक आइडिया से बढ़कर है, ये अब हो रहा है। डेटा दिखाता है कि इस टेक्नोलॉजी से क्लिनिशियन मरीजों के साथ लगभग 15% ज्यादा आमने सामने का समय बिता पा रहे हैं। तो एआई डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर रहा है? नहीं, वो डॉक्टर के ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ हटा रहा है ताकि डॉक्टर फिर से एक हीलर बन सके। ये एक एम्पैथी इंजन है। एआई एज एन एम्पैथी इंजन, ये एक ऐसी सोच है जो मेरे साथ रहेगी। और ये हमें स्वाभाविक रूप से हमारे आखिरी सेगमेंट पे ले जाती है, द लीडरशिप माइंडसेट। क्योंकि ये सब लागू करना कोई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक लीडरशिप जर्नी है। एब्सोल्युटली। और ये एक ऐसी जर्नी है जो अपने साथ बहुत बड़ी नई नैतिक जिम्मेदारियां लेकर आती है। जैसा कि टेक की दुनिया में कहा जाता है, ट्रस्ट इज द न्यू करेंसी। एआई के साथ उस भरोसे को बनाना और बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जरूरत दोनों है। तो एक सीईओ के तौर पे सबसे बड़े लैंडमाइंस कौन से हैं जिनसे बचने की जरूरत है? चलिए उन एथिकल गार्ड रेल्स के बारे में बात करते हैं। सोर्सेस 4 मुख्य स्तंभों पर जोर देते हैं। पहला और सबसे स्पष्ट है डेटा प्राइवेसी। लीडर्स को एक जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर लागू करने की जरूरत है, जहां मरीज का डेटा बाय डिफॉल्ट डी आइडेंटिफाइड हो। दूसरा बहुत मुश्किल है, एल्गोरिथमिक बायस। एक वास्तविक खतरा है कि अगर एआई मॉडल को बायस डेटा पर ट्रेन किया गया तो वो अल्पसंख्यक आबादी के लिए स्वास्थ्य असमानताओं को और भी बदतर बना सकते हैं। इसीलिए इन एल्गोरिदम्स का नियमित और पारदर्शी ऑडिट नॉन नेगोशिएबल है। सीईओ की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि ट्रेनिंग डेटा डाइवर्स हो और पूरी पेशेंट्स पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तीसरा स्तंभ है ट्रांसपेरेंसी। ब्लैक बॉक्स एआई का जमाना, जहां आपको जवाब तो मिलता है पर ये नहीं पता कि क्यों वो अब खत्म हो रहा है। करेक्ट। अब जोर एक्सप्लेनेबल एआई पर है, एक्सएआई पर। इसे ऐसे समझिए कि आप सिर्फ जीपीएस के बताए रास्ते पर नहीं चलना चाहते, आप ये भी देखना चाहते हैं कि उसने ये रास्ता क्यों चुना। एक्सएआई डॉक्टरों को यही क्यों बताता है, जिससे एआई पर उनका भरोसा बढ़ता है। और आखिरी स्तंभ है ऑटोनॉमी। इसका सीधा सा मतलब है कि मरीज के पास हमेशा एआई ड्रिवन प्रोसेस से बाहर निकलने का अधिकार होना चाहिए और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति हमेशा इंसान यानी क्लिनिशियन के पास ही रहनी चाहिए। एआई एक को पायलट है, पायलट नहीं। ठीक है, ये सब सुनकर किसी भी सीईओ को लग सकता है कि ये बहुत ज्यादा है। स्ट्रैटेजी, पर्सनलाइजेशन, एथिक्स, क्या हमारे सोर्सेस कोई साफ रोड मैप देते हैं? हाँ बिल्कुल, एक प्रैक्टिकल 5 कदमों का स्ट्रेटेजिक प्लान है। असेस एंड अलाइन। अपनी संस्था की एआई रेडीनेस का एक ईमानदार ऑडिट करें और एक स्पष्ट विजन पर सभी को अलाइन करें। ओके। दूसरा, पायलट एंड स्केल। एक साथ सब कुछ करने की कोशिश ना करें। प्रिडिक्टिव ट्रियाज जैसे हाई इंपैक्ट क्षेत्रों में छोटे पायलट से शुरू करें, वैल्यू साबित करें, फिर स्केल करें। तीसरा, एम्बेड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज। एआई को अपनी कोर गवर्नेंस और बजट प्रक्रियाओं में इंटीग्रेट करें। चौथा है इनोवेट कंटिन्यूअसली। एआई इनोवेशन लैब्स बनाएं, स्टार्टअप्स के साथ पार्टनरशिप करें। और आखिर में पांचवा, ह्यूमनाइज एंड ट्रस्ट। एक्सप्लेनेबल एआई और मजबूत पेशेंट कंसेंट फ्रेमवर्क पर ध्यान केंद्रित करें ताकि वो सबसे जरूरी चीज यानी भरोसा बना रहे। ये बहुत ही एक्शनेबल फ्रेमवर्क है। इसे और भी कॉन्क्रीट बनाने के लिए सोर्सेस कुछ तत्काल कार्रवाइयों का सुझाव देते हैं। पहला, एक एआई चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर सीएक्सओ नियुक्त करें। दूसरा, एक यूनिफाइड पेशेंट डेटा प्लेटफॉर्म में निवेश करें। साफ और इंटरऑपरेबल डेटा के बिना एआई सिर्फ एक फैंसी कैलकुलेटर है। तीसरा, अगले 12 महीनों के भीतर एक प्रिडिक्टिव केयर पायलट लॉन्च करें। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, एक एथिकल एआई गवर्नेंस बोर्ड स्थापित करें जिसमें सिर्फ टेक के लोग नहीं बल्कि क्लिनिशियन, एथिसिस्ट और पेशेंट एडवोकेट्स भी शामिल हों। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की पूरी बातचीत को एक कोर मैसेज में समेटें तो वो क्या होगा? वो ये होगा कि हेल्थ केयर में एआई की असली क्षमता ऑटोमेशन के बारे में नहीं है। ये डीप पर्सनलाइजेशन, प्रोएक्टिव केयर और एथिकल स्टुअर्डशिप के बारे में है। जो लीडर इसे समझेंगे
वे हेल्थ सिस्टम की अगली पीढ़ी को परिभाषित करेंगे। एक ऐसा सिस्टम जहां टेक्नोलॉजी इंसानियत को बढ़ाती है, उसे रिप्लेस नहीं करती। एक भविष्य जहां टेक्नोलॉजी इंसानियत को बढ़ाती है। इस बातचीत को खत्म करने के लिए ये एक बेहतरीन नोट है। जाने से पहले हमारे लिसनर्स के लिए एक आखिरी विचार। आपकी संस्था में क्या एआई के बारे में बातचीत अभी भी बैक ऑफिस में पैसे बचाने पर केंद्रित है, या ये मरीज के जीवन में नई वैल्यू बनाने की ओर बढ़ चुकी है? इस सवाल का जवाब शायद आपका भविष्य तय कर सकता है। Do not forget to subscribe our channel for such videos. Audio on sales and marketing mastery, product development, and career navigation.